ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज स्टैंडिंग लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसको हम लोग स्टैंडिंग साउंड वेव भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो स्टैंडिंग लॉन्गिट्यूडनल वेव होता क्या है? इफ द टू लॉन्गिट्यूडनल वेव हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन द सेम मीडियम। क्लियर है? तो हम अगर कंडीशन की बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है, इफ द टू लॉन्गिट्यूडनल वेव हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, propagating in the same medium in opposite direction, if this superimpose on the each other। जैसे अगर मैं दो साउंड वेव की इक्वेशन ले लेता हूं, तो मैं प्रेशर वेव ले लेता हूं प्रेशर एम्पलीट्यूड की टर्म में, दैट P1 इज इक्वल्स टू P नॉट साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी। दूसरी साउंड वेव की इक्वेशन ले लेते हैं, दैट P2 इज इक्वल्स टू P नॉट साइन ऑफ kx प्लस ओमेगा टी। क्लियर है? तो मैं ये बोल सकता हूं, दीज आर द टू साउंड वेव, टू लॉन्गिट्यूडनल वेव हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड, हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी, एंड बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन की बात करूं तो यहां से मुझे पता चल जाएगा, वेव वेलोसिटी निकालें। वेव वेलोसिटी होती है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो पहली इक्वेशन के लिए वेव वेलोसिटी आएगी ओमेगा बाय के, दूसरे के लिए वेव वेलोसिटी आएगी माइनस का ओमेगा बाय के, यानी बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। फर्स्ट वेव जा रही है टुवर्ड्स राइट और सेकंड वेव जा रही है टुवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर होगी बात? तो हम बोल सकते हैं दो लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, बोथ आर मूविंग इन द सेम मीडियम इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर वो सुपर इंपोज होती हैं, देन द रिजल्टेंट विल गिव अस, then the resultant wave will be standing wave, या फिर हम बोल सकते हैं दैट इज स्टैंडिंग लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्लियर है? अगर मैं इसके सुपरपोजिशन की बात कर रहा हूं तो हम यहां पे सुपरपोजिशन कर लें, दैट P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, तो P1 कितना है? P1 है P नॉट साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी, P2 है P नॉट साइन ऑफ kx प्लस ओमेगा टी। तो यहां से देखो, अगर मैं P1 प्लस P2 लिखूंगा तो दैट इज P नॉट साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी, and the P2 will be P naught sin of kx plus omega t। यहां से P naught कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास क्या बना? दैट इज साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी प्लस साइन ऑफ kx प्लस ओमेगा टी, दैट इज साइन c प्लस साइन d। और साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज 2 साइन c प्लस d बाय 2 कॉस ऑफ c माइनस d बाय 2। तो 2 साइन c प्लस डी, दिस प्लस दिस, तो ओमेगा टी कैंसिल आउट, तो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास kx ही आ जाएगा, कॉस ऑफ c माइनस डी। अब इसमें से इसको माइनस करूंगा तो kx कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा टी बचेगा, तो ये ऐड हो जाएगा, ओमेगा टी 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, तो ओमेगा टी आएगा। बता रही है समझ में? कुछ भी नहीं किया हमने, क्या अप्लाई किया? दैट इज साइन c प्लस साइन डी, दैट इज 2 साइन c प्लस डी बाय 2 कॉस ऑफ c माइनस डी बाय 2। ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। तो दैट P इज इक्वल्स टू 2P नॉट साइन ऑफ kx कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ये किसकी इक्वेशन है? दैट इज अ स्टैंडिंग वेव इक्वेशन इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी हम साउंड के केस में हम बोल सकते हैं ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। इस केस में ये वाली जो टर्म है वो मुझे क्या दे रहा है? दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ, that is amplitude of standing wave। बता रही समझ में? देखो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने वेव ऑन स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव पढ़ी थी, वहां पर भी इक्वेशन ऐसी ही आई थी। वहां पर इक्वेशन आई थी हमारे पास, है ना, y इज इक्वल्स टू 2a साइन ऑफ kx कॉस ऑफ ओमेगा टी। क्योंकि हम साउंड के केस में बात करते हैं
प्रेशर वेरिएशन की या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स की, तो प्रेशर वेरिएशन की फॉर्म में मैं बोल सकता हूं कि स्टैंडिंग वेव की जो इक्वेशन आ रही है दैट P इज इक्वल टू 2p0 साइन ऑफ kx कॉस ऑफ ओमेगा टी। क्लियर है? अब अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो ये वाली टर्म क्या शो कर रही है, दैट इज प्रेशर एम्पलीट्यूड। ये शो कर रहा है प्रेशर एम्पलीट्यूड को। क्लियर है? तो अगर ये प्रेशर एम्पलीट्यूड है तो देखो, अगर किसी पोजीशन x पर ये एम्पलीट्यूड अगर 0 हो जाए, हो सकता है ना, क्योंकि ये प्रेशर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट आया क्या? नहीं, अलग अलग आया। जैसे जैसे आप x चेंज करते जाओगे इस एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी चेंज होती चली जाएगी। तो वो पॉइंट जिनके लिए इस प्रेशर एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0 आती है उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज प्रेशर नोड। और ऐसे लोकेशन या ऐसे पॉइंट जिसके लिए इस प्रेशर एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम आती है दैट इज प्रेशर एंटी नोड। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं देयर विल बी सर्टेन पॉइंट ऑन दिस स्टैंडिंग वेव वेयर प्रेशर वेरिएशन, प्रेशर एम्पलीट्यूड इज 0, दैट इज नोन एज प्रेशर नोड। तो हम यहां पे बोल सकते हैं देयर आर सम पॉइंट ऑन स्टैंडिंग वेव, या some point on a standing wave where pressure is 0। क्लियर है? अच्छा, ये कौन सा प्रेशर है? दैट इज एक्सिस प्रेशर। क्लियर है? तो वेयर द प्रेशर इज 0 दैट इज नोन एज प्रेशर नोड। और ऐसे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होंगे जहां पर ये प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो एट सम पॉइंट एट विच द प्रेशर इज मैक्सिमम, एट सम पॉइंट एट विच द प्रेशर इज मैक्सिमम दैट इज नोन एज प्रेशर एंटी नोड। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं कि भाई यहां से मुझे पता चल गया सबसे पहला पॉइंट। दोबारा से रिवाइज करते हैं, स्टैंडिंग लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब साउंड, तो दैट इज स्टैंडिंग साउंड वेव। क्लियर है? यानी अब हम क्या कर रहे हैं, दो प्रोग्रेसिव वेव से, दो ट्रैवलिंग वेव से स्टैंडिंग वेव बना रहे हैं। उसकी कंडीशन क्या है, if the two longitudinal wave having the same amplitude, same angular frequency moving in opposite direction in the same medium, अगर वो सुपर इम्पोज होती है तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन आई दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। यहां से हमें पता चल गया कि इस केस में भी कुछ प्रेशर के नोड बनेंगे और कुछ प्रेशर के एंटी नोड बनेंगे। जहां पर प्रेशर के नोड बनेंगे वहां पर इस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और जहां पर प्रेशर के एंटी नोड बनेंगे वहां पर इस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ओके, तो यहां तक हमें समझ में आ गया। हमारे पास स्टैंडिंग वेव की एक इक्वेशन आ गई, हमें पता चल गया कि कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर मिनिमम होगा दैट इज नोन एज द प्रेशर नोड, और कहीं पर प्रेशर मैक्सिमम बनेगा दैट इज नोन एज प्रेशर एंटी नोड। क्लियर होगी बात यहां तक? अब साउंड के केस में हम स्टैंडिंग वेव को सेटअप कैसे करते हैं, प्रोड्यूस कैसे करते हैं, जनरेट कैसे करते हैं, उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज ऑर्गन पाइप। क्लियर है? तो हम जनरली करते क्या है, वी सेट अप स्टैंडिंग वेव in a cylindrical tube by trapping air column in it। क्लियर होगी बात यहां तक? तो हम ऑर्गन पाइप का मतलब क्या होता है, ऑर्गन पाइप एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है। जैसे मान लेते हैं ये मैंने एक सिलेंड्रिकल ट्यूब बना दिया,
दिस इज ए सिलेंड्रिकल ट्यूब। मान लेते हैं सिलेंड्रिकल ट्यूब की लेंथ आपको दे रखी है, दैट इज एल, और यहां पर मैंने एक ट्यूनिंग फोर्क यानी सोर्स ले लिया जिससे हम साउंड को जनरेट कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव को या पल्स को जनरेट कर रहे हैं। क्लियर है? तो दिस इज ए सिलेंड्रिकल ट्यूब जिसके अंदर एयर ट्रैप है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज ऑर्गन पाइप। तो वी जनरली सेट अप स्टैंडिंग वेव इन ए सिलेंड्रिकल ट्यूब बाय ट्रैपिंग एयर कॉलम इन इट। तो इसके अंदर एयर कॉलम यानी हवा है, लेंथ कितनी है एल, ये हो गया मेरे पास ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क इज ए सोर्स टू जनरेट द लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर होगी बात यहां तक? अब अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई इसमें स्टैंडिंग वेव बन रही है तो होगा क्या, ये इस ट्यूब के दोनों एंड से, मान लेते हैं अगर ये ओपन एंड है और ये एंड भी कैसा है, ओपन एंड, तो एट द ओपन एंड ऑफ द सिलेंड्रिकल ट्यूब प्रेशर का नोड बनता है। एट द ओपन एंड ऑफ द सिलेंड्रिकल ट्यूब प्रेशर का नोड बनता है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। आप बोल सकते हो भाई यहां पर होगा क्या, अगर ये ओपन एंड है तो यहां पर डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल मिनिमम होगी, और डेंसिटी मिनिमम होगी तो हम बोल सकते हैं प्रेशर विल बी मिनिमम, यानी प्रेशर का क्या बनेगा, यहां पर नोड बनेगा। तो एट द ओपन एंड प्रेशर का नोड बनता है। इसको हम आगे और समझेंगे थोड़ा सा। तो अभी तो बस ये बताता हूं कि अगर ओपन एंड है सिलेंड्रिकल ट्यूब का, या फिर आप बोल सकते हो ऑर्गन पाइप का, तो जो ओपन एंड होगा वहां पर प्रेशर का नोड बनेगा, क्योंकि ये एक ओपन एंड है तो प्रेशर का नोड बनेगा। ये भी एक ओपन एंड है तो इस वाले पॉइंट पर भी प्रेशर का क्या बनेगा, नोड बनेगा। तो अगर यहां पर स्टैंडिंग वेव जनरेट हो रही है तो किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, हम स्टैंडिंग वेव को फॉर्म करा देते हैं। क्लियर होगी बात यहां तक? तो ये प्रेशर का नोड, इस वाले पॉइंट पर भी प्रेशर का नोड, इस वाले पॉइंट पर भी प्रेशर का नोड, इस वाले पॉइंट पर भी प्रेशर का नोड, और इस वाले पॉइंट पर भी प्रेशर का नोड। हमने कहा कि स्टैंडिंग वेव लिया, जैसे मान लो ये स्टैंडिंग वेव है, तो हमने इस इक्वेशन से इसके डायग्राम को ड्रॉ किया और मुझे पता चल गया कि इन पॉइंट पर प्रेशर क्या है, मिनिमम है, 0 है, तो दैट इज प्रेशर नोड। इस वाले पॉइंट पर प्रेशर मैक्सिमम है, दैट इज प्रेशर एंटी नोड। द टू करस्पॉन्डिंग नोड के बीच की सेपरेशन कितनी होती है, λ/2। तो यहां पर भी वही कहानी चलेगी जो वेव ऑन स्ट्रिंग में चली थी। द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड इज λ/2। सेपरेशन बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड एंड एंटी नोड इज λ/4। तो दैट इज नोड और नोड के बीच की सेपरेशन λ/2, नोड और एंटी नोड के बीच की सेपरेशन λ/4। बात आ रही है समझ में? तो बिल्कुल सिंपल सा है भाई, ऑर्गन पाइप। तो ऑर्गन पाइप की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गन पाइप क्या है, दैट इज ए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जिसमें हम एयर को ट्रैप करके और किसी भी एक एंड पर हम क्या करते हैं, ट्यूनिंग फोर्क को रख देते हैं, कोई भी सोर्स रख देते हैं जहां से साउंड जनरेट हो रहा है। अगर मैं इस ट्यूनिंग फोर्क से इस यहां पे ओपन एंड पर एयर कॉलम को वाइब्रेट कराऊंगा तो यहां से साउंड वेव प्रोपगेट करेगी, वो इस ओपन एंड से दोबारा रिफ्लेक्ट होगी, और बाय द मल्टीपल रिफ्लेक्शन सुपरपोजिशन से मुझे क्या मिलेगा, स्टैंडिंग वेव मिलेगा। तो जहां पर ओपन एंड होगा वहां पर प्रेशर का नोड बनेगा। जहां अगर मान लो ये क्लोज होता, ओपन ना होके कैसा होता, क्लोज होता, तो वहां पर प्रेशर क्या क्या बनता, नोड बनता है ना। तो ओपन एंड पर प्रेशर, सॉरी एंटी नोड बनता, ओपन एंड पे प्रेशर का नोड बनेगा, और क्लोज एंड पर, यहां पे लिख देता हूं, एट क्लोज एंड प्रेशर का एंटी नोड बनेगा। क्लियर होगी बात यहां तक? ओके, तो हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, दैट इज ऑर्गन पाइप। तो पहला पॉइंट कि भाई ऑर्गन पाइप होता क्या है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा प्रीवियस चैप्टर में चलते हैं, दैट इज ऑन वेव ऑन स्ट्रिंग। वेव ऑन स्ट्रिंग में हमने एक पार्ट पढ़ा था, दैट पार्ट इज स्टैंडिंग वेव।
स्टैंडिंग वेव हमने कैसे जनरेट किया था, हमने बोला था इफ द टू ट्रैवलिंग वेव हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड एंड द सेम स्पीड मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन सुपरइम्पोज ऑन ईच अदर देन द रिजल्टेंट विल बी स्टैंडिंग वेव। अगर दो ट्रैवलिंग वेव अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों की स्पीड सेम है, अगर सुपरइम्पोज होती है तो रिजल्टेंट क्या बनता था, स्टैंडिंग वेव बनता था। In the standing wave there will be some point known as node and antinode. नोड वो पॉइंट्स होते थे जिनका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता था और एंटीनोड वो पॉइंट होते थे जिनका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता था। सेम साउंड के केस में स्टैंडिंग वेव जनरेट करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं दैट इज नोन एज ऑर्गन पाइप। क्लियर है? अगर हम बात कर रहे हैं ऑर्गन पाइप की, तो ऑर्गन पाइप जनरली made of material any material that is metal या wood। तो जनरली तो मेटल और वुड का बना हुआ होता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर केस में हम ऑर्गन पाइप को बना सकते हैं बाय द ग्लास। ये ग्लास का भी हो सकता है और प्लास्टिक। क्लियर है? तो जनरली तो अगर हम बात करें तो ऑर्गन पाइप इज ऑफ मटेरियल, मेटल का हो सकता है और वुड का हो सकता है। अब बात करते हैं शेप की, भाई होता कैसा है, दिखता कैसा है। जैसे आपने बैम्बू देखा होगा, बैम्बू कैसा होता है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। तो मैं बोल सकता हूं ये जो बैम्बू है दैट इज ए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, अंदर से हॉलो होता है, तो दैट इज एक्ट एज ए ऑर्गन पाइप। क्लियर है? अब हम दो तरह के ऑर्गन पाइप की बात करते हैं। एक ऑर्गन पाइप होता है जिसका एक एंड ओपन होता है और एक क्लोज होता है। तो दिस एंड इज ओपन एंड दिस एंड इज क्लोज्ड। क्लियर है? तो दिस इज ए ऑर्गन पाइप विच वन एंड इज ओपन एंड अदर एंड इज क्लोज्ड। इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। अगर मैं दोनों एंड ओपन रख रहा हूं, तो अगर ये एक ऑर्गन पाइप है जिसके दोनों एंड ओपन है, इफ द बोथ एंड ऑफ द ऑर्गन पाइप इज ओपन, तो इसको हम बोलते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। क्लियर है? तो अगर हम बात कर रहे हैं ऑर्गन पाइप की, तो ऑर्गन पाइप is a instrument or a structure that is used to generate stationary या standing sound wave. So that is used to generate or we can say produced standing sound wave. इन्हें हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग साउंड वेव को सेटअप कर सकते हैं। क्लियर है? कैसे सेटअप करेंगे? अगर मान लेते हैं ये एक ऑर्गन पाइप है, तो सबसे पहले एक पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं एक जनरल इक्वेशन ले रहा हूं साउंड की, दैट s इज इक्वल टू एस नॉट साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव, where s is displacement of the particle from the mean position, s naught is maximum displacement यानी amplitude of the particle from the mean position, k is wave number, omega is angular frequency, phi is initial phase। अगर मैं आपसे पूछता कि प्रेशर की इक्वेशन क्या होगी, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करते? अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पता है तो प्रेशर की इक्वेशन कैसे निकालते? डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस बीटा डी एस बाई डी एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये बनेगा आपके पास ds बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एस नॉट, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस, तो दैट इज कॉस ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव इनटू, अब चेन रूल से इसका भी डिफरेंशिएशन करें, तो यहां पर हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब हमने टाइम को फिक्स कर दिया है
यानी हम किसी पर्टिकुलर टाइम पर निकले। तो अगर t फिक्स है तो ये कांस्टेंट हो गया ओमेगा टी 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0। तो इसका डिफरेंशिएशन करें के एक्स का k और ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन 0, तो दैट विल बी एस नॉट के कॉस ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। और ds बाई डी एक्स आ गया, इसको यहां पे पुट कर देते हैं, तो मेरे पास डेल्टा पी कितना आया, डेल्टा पी इज माइनस बीटा एस नॉट के कॉस ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो बात ध्यान से सुनना, अगर मैं बोल रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन साइन में है तो प्रेशर की इक्वेशन किस में आ रही है, कॉस में आ रही है। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन अगर साइन में है तो प्रेशर की इक्वेशन किस में आ रही है, कॉस में आ रही है। तो जहां पे साइन की वैल्यू 0 होगी वहां पर कॉस की वैल्यू अगर बात करें तो वो मैक्सिमम होगी। जैसे अगर मान लो मैं साइन का कर्व बनाता, मैं अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्स का कर्व बना देता हूं और मैं अगर आपसे पूछता कि ड्रॉ द कर्व ऑफ प्रेशर वर्सेस एक्स, तो अगर मुझे प्रेशर वर्सेस एक्स का कर्व बनाना है, दैट इज डेल्टा पी वर्सेस एक्स का कर्व बनाना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे। हम क्या करते थे, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट से ले लेते थे। तो जैसे मान लो एक पॉइंट ये ले लिया, एक ये वाला पॉइंट ले लिया, एक ये वाला पॉइंट ले लिया। अगर यहां पे बात कर रहा हूं तो सबसे पहले इस पॉइंट को देखें, यहां पे हम स्लोप की बात करें, है ना, हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं ये सारी चीजें। तो अगर यहां पे बात कर रहा हूं तो यहां पे स्लोप मैक्सिमम है, यानी ds बाई डी एक्स मैक्सिमम होगा तो प्रेशर भी मैक्सिमम होगा। लेकिन स्लोप पॉजिटिव है तो प्रेशर नेगेटिव होगा, तो प्रेशर नेगेटिव में मैक्सिमम होगा, यानी यहां पर आएगा। यहां पर स्लोप कितनी है, 0, तो s वर्सेस x कर्व की स्लोप इस पॉइंट पर कितनी है, 0। तो ds बाई डी एक्स अगर 0 है तो डेल्टा p कितना हो जाएगा, 0, यानी ये वाला पॉइंट कहां पर आएगा, प्रेशर कितना होगा इस पॉइंट पे, 0। अगर इस पॉइंट की बात करूं तो यहां पे ds बाई डी एक्स कैसा है, नेगेटिव। अगर ds बाई डी एक्स नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो प्रेशर पॉजिटिव होगा। और यहां पे ds बाई डी एक्स मैक्सिमम भी है, मैक्सिमम स्लोप है, तो प्रेशर मैक्सिमम होगा। तो यहां पे स्लोप नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, प्रेशर पॉजिटिव और मैक्सिमम ऊपर आएगा, तो ये वाला पॉइंट इधर आएगा। अगेन इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे स्लोप 0, ds बाई डी एक्स 0, तो प्रेशर 0। तो देखो कैसा कर्व बनेगा। अगर ये साइन का कर्व है तो हमें पता चल गया कि प्रेशर कॉस का कर्व बनेगा, तो कॉस का कर्व बनाना है साइनोसॉइडल ही बनेगा, तो ये इस तरह का कर्व आ जाएगा। ये सारी चीजें मैं क्यों समझा रहा हूं, जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 है तो मैं बोल सकता हूं जहां डिस्प्लेसमेंट का नोड है वहां पे प्रेशर मैक्सिमम है, प्रेशर का एंटी नोड है। जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है यानी डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है, वहां पे प्रेशर 0 है यानी प्रेशर का नोड है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर मैं साउंड में स्टैंडिंग वेव की बात कर रहा हूं तो जहां पर डिस्प्लेसमेंट का नोड आएगा, एट दैट लोकेशन प्रेशर का एंटी नोड आएगा, बिकॉज देयर इज ए फेज डिफरेंस बिटवीन ऑफ पाई बाय 2 बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड द प्रेशर। यहां पर दिख भी रहा है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 यानी डिस्प्लेसमेंट का नोड, वहां पे प्रेशर मैक्सिमम, एंटी नोड बन रहा है। जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है यानी डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है, वहां पे प्रेशर 0 आ रहा है यानी प्रेशर का नोड बन रहा है। तो व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 0 यानी नोड बन रहा है, प्रेशर का एंटी नोड। और जहां पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा वहां पर प्रेशर का नोड बनेगा। क्लियर होगी बात यहां तक? तो दोबारा से समराइज कर देता हूं एक बार फटाफट। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द ऑर्गन पाइप?
तो हम बोल सकते हैं ऑर्गन पाइप इज ए इंस्ट्रूमेंट दैट इज जनरली यूज्ड टू सेट अप स्टैंडिंग वेव इन दैट। ऑर्गन पाइप की बात करें तो मटेरियल की बात कर रहे हैं तो ये मेटल का होता है, वुड का होता है जनरली। लेकिन अगर हम जनरली देखेंगे तो विकिपीडिया या उस पर अगर हम देखते हैं तो उसमें दिया हुआ है दैट इज कैन बी सम टाइम्स ऑफ ग्लास का भी हम यूज कर सकते हैं और दैट कैन बी ऑफ प्लास्टिक। दो तरह के ऑर्गन पाइप हम यूज करते हैं, वन इज नोन एज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, अदर वन इज नोन एज ओपन ऑर्गन पाइप। क्लोज का मतलब वन एंड क्लोज, क्लियर है, और ओपन का मतलब बोथ एंड ओपन। तो क्लोज ऑर्गन पाइप वन एंड इज क्लोज, अदर इज ओपन। ओपन ऑर्गन पाइप जिसके दोनों एंड्स कैसे होंगे, ओपन होंगे। अगला पॉइंट कि अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट का अगर नोड बनेगा तो वहां पे प्रेशर का क्या बनेगा, तो हमें समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट का नोड प्रेशर का एंटी नोड बनेगा, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड प्रेशर का नोड बनेगा। अगला पॉइंट और समझ लेते हैं, द लास्ट पॉइंट इसका। अगर मान लो मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ले रहा हूं जिसका एक एंड कैसा है, क्लोज, दूसरा है ओपन। तो अगर ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो मैं बोल सकता हूं इस क्लोज्ड एंड पर डिस्प्लेसमेंट का क्या बनेगा, नोड बनेगा, क्योंकि ये क्लोज्ड है। मान लो साउंड यहां से हमने ट्यूनिंग फोर्क से साउंड को जनरेट किया और ये अगर क्लोज्ड एंड है तो क्लोज्ड एंड पर पार्टिकल्स साउंड के ऑसिलेट नहीं कर सकते, तो दैट इज नोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर अगर डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा तो हम बोल सकते हैं यहां पर प्रेशर का क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। और अगर हम ओपन एंड की बात कर रहे हैं तो एट द ओपन एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विल बी मैक्सिमम। तो अगर यहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कैसा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। ऐसे भी देख सकते हो, अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं तो अगर ये ओपन एंड है तो यहां पे डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल मिनिमम रहेगी, प्रेशर मिनिमम रहेगा, प्रेशर मिनिमम रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम रहेगा। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं ओपन एंड की, तो ओपन एंड पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा और प्रेशर का नोड बनेगा। तो बिल्कुल सिंपल से पॉइंट्स हैं, ये ध्यान रखना है हमेशा। द क्लोज्ड एंड ऑफ द ऑर्गन पाइप, क्लोज एंड है भाई, अगर साउंड ट्रेवल करके जा रहा है तो क्लोज एंड है, यहां से साउंड आगे नहीं जा सकता, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट नहीं कर सकते, ऑसिलेट नहीं कर सकते। तो क्लोज एंड विल बी नोड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन क्लोज एंड है तो वहां पर मॉलिक्यूलर डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, प्रेशर मैक्सिमम होगा, तो प्रेशर का एंटी नोड बनेगा। लेकिन ओपन एंड की बात करें तो ओपन एंड पे डेंसिटी कम होगी तो प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर का नोड बनेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा। बात आ रही समझ में? तो ये तो हुआ बिल्कुल सिंपल कि भाई हम ऑर्गन पाइप होता क्या है, किस तरह के ऑर्गन पाइप की बात करेंगे। तो हमारे पास दो केस आए, फर्स्ट इज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, सेकंड इज ओपन ऑर्गन पाइप। तो अब हम इंडिविजुअली एक एक केस को डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि हम दो तरह के ऑर्गन पाइप की बात करेंगे, वन इज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड अदर वन इज ओपन ऑर्गन पाइप। अब सबसे पहले मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया, दैट इज ओपन ऑर्गन पाइप। तो ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब समझ में आ गया होगा, दिस इज अ ऑर्गन पाइप विच बोथ एंड इज ओपन। तो दिस इज अ ऑर्गन पाइप विच लेंथ इज एल इज गिवन। अब मैंने यहां पर एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया है, ft इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस बाय द ट्यूनिंग फॉर्क। तो यहां से अगर मैं साउंड को प्रोड्यूस कर रहा हूं, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क मैचेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम, क्लियर है? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क इस एयर कॉलम, जो अगर हम बात करें सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर जो एयर कॉलम है उसके साउंड की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, तो हम बोल सकते हैं कि हमें जो साउंड है वो थोड़ा लाउडर सुनाई देगा। मींस देयर विल बी अ कंडीशन ऑफ रेजोनेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम। और अगर मैं एयर कॉलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, नेचुरल का मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो फंडामेंटल के लिए मिनिमम लूप बनने चाहिए, जैसा कि हम लोगों ने वेव वन स्ट्रिंग में देखा था। तो अगर मैं बोल रहा हूं फंडामेंटल में अगर एयर कॉलम वाइब्रेट कर रहा है, तो अगर ये ओपन एंड है
तो ओपन एंड प्रेशर के लिए क्या बनेगा, नोड, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बनेगा, एंटी नोड। तो अगर मैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिख रहा हूं तो ये प्रेशर के लिए क्या बनेगा, ओपन एंड, दैट विल बी नोड। ये ओपन एंड है, प्रेशर के लिए क्या बनेगा, नोड। और अगर यहां पर एयर कॉलम फंडामेंटल में वाइब्रेट हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि दो नोड फंडामेंटल, तो दो नोड के बीच में क्या आएगा, एक एंटी नोड आएगा। तो हम बोल सकते हैं भाई कुछ इस तरह का एक फंडामेंटल लूप हमें दिखाई देगा, दैट इज नोड नोड, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, दैट इज एंटी नोड। सेम अगर मैं डायग्राम बनाता डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये दोनों एंड पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, एंटी नोड, बिकॉज एट द ओपन एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए कैसा पॉइंट बनेगा, दैट विल बी अ लोकेशन ऑफ एंटी नोड। तो अगर मैं इस ऑर्गन पाइप में डिस्प्लेसमेंट के लिए कर्व बनाता है ना, स्टैंडिंग वेव को हम बनाते, तो यहां पर मेरे पास क्या आता, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड आता, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड आता, और दो एंटी नोड के बीच में क्या आता है, एक नोड आता है। तो अगर ये एक एंटी नोड है तो यहां मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, ये एंटी नोड है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, क्लियर है। तो अगर मैं यहां पर फ्रीक्वेंसी की बात करता तो यहां पे देखो भाई, दो नोड के बीच की सेपरेशन कितनी होती है, लैम्डा बाय 2, और दैट इज इक्वल टू एल गिवन है, तो हम बोल सकते हैं एल इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। यहां से लैम्डा इज इक्वल टू 2l आ जाएगा। हम बोल सकते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा हो जाएगा 2l। तो यहां से मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, दैट इज v बाय 2l। तो हम बोल सकते हैं इन केस ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, what is the fundamental frequency? The fundamental frequency will be v by 2l, where v is velocity of sound, where v is velocity of sound and the l is length of the organ pipe. बात आई समझ में। अच्छा देखो, हमारी चॉइस है, अगर मैं इसको प्रेशर की टर्म में सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की टर्म में सॉल्व करता तो ये एंटी नोड, ये एंटी नोड और ये नोड। एंटी नोड और नोड के बीच की सेपरेशन कितनी होती है, लैम्डा बाय 4। एंटी नोड और नोड के बीच की सेपरेशन लैम्डा बाय 4, तो दैट इज लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4, तो ये कितना बनता, लैम्डा बाय 2 ही बनता। ऐसे भी देख सकते हो, ये आधा लूप, ये आधा लूप, तो मिला के एक ही लूप हो गया, क्लियर है। तो दैट इज लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 इज लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू एल, लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू एल, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2l, सेम कंडीशन आ जाएगी। तो अगर मैं बोल सकता हूं कि भाई यहां पर एयर कॉलम अगर फंडामेंटल में है, द फ्रीक्वेंसी इज इन फंडामेंटल मोड, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए मिनिमम लूप बनेगा, दैट मिनिमम लूप विल बी 1। अगर नेक्स्ट मोड में वाइब्रेट कर रहे हैं तो नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में एक लूप की बजाय कितना आ जाएगा, 2 लूप। तो इस तरह से अगर मैं जनरल इक्वेशन लिखता फॉर एन ओपन ऑर्गन पाइप, फॉर एन ओपन ऑर्गन पाइप एंड फॉर प्रेशर, जैसे हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप प्रेशर के लिए लिख सकते हो, चाहे आप डिस्प्लेसमेंट के लिए लिख सकते हो, एक ही बात है। तो मैं अगर प्रेशर को बेस लेके सॉल्व कर रहा हूं तो ये ओपन एंड प्रेशर के लिए तो क्या बनेंगे, नोड। और मैं एक जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं, अगर सपोज यहां पर एन कंप्लीट लूप बन रहे हैं, भाई फंडामेंटल में कितना लूप बन रहा था, एक बन रहा था, तो मैं बोल सकता हूं अगर यहां पर एन कंप्लीट लूप बन रहे हैं तो नोड ये वाला भी क्या होगा, नोड। दो नोड के बीच की सेपरेशन लैम्डा बाय 2, कंसेक्यूटिव नोड के बीच की सेपरेशन लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2, और ऐसे कितने लूप है, एन लूप है। तो एक लूप के लिए ये लेंथ होगी लैम्डा बाय 2, ऐसे टोटल एन लूप है, देन द टोटल लेंथ विल बी एन लैम्डा बाय 2, and the total length will be is equals to L, that is length of the organ pipe,
यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा विल बी 2L/n। लैम्डा आ गया, नेक्स्ट में लिख सकता हूं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, लैम्डा इज 2L/n। यहां से f आ जाएगा आपके पास, दैट इज NV/2L। क्लियर होगी बात? अगर n की वैल्यू की बात करें तो अगर मैं n को 1 पुट कर रहा हूं देन द फ्रीक्वेंसी विल बी V/2L। 1 कब होगा n? जब कितने लूप बनेंगे? n है क्या एक्चुअली? n यहां पे टोटल नंबर ऑफ लूप हो गए, वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ लूप। क्लियर है? तो अगर एक लूप बन रहा था तो मेरे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही थी? दैट इज V/2L। अगर n लूप बन रहे हैं तो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी? NV/2L। यानी अगर एक लूप बन रहा है तो V/2L, 2 लूप बनते तो 2V/2L, अगर 3 लूप बनते तो 3V/2L, देन द फ्रीक्वेंसी विल बी V/2L, 2V/2L, 3V/2L एंड सो ऑन, दैट इज NV/2L। ऐसे चलेगा? क्लियर है? V/2L कौन सी फ्रीक्वेंसी हुई? दैट इज नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दैट इज नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? अच्छा, एक टर्म हम यूज करते हैं हार्मोनिक और एक टर्म हम यूज करते हैं ओवरटोन। इसका मतलब पहले भी मैंने समझाया था। व्हाट इज हार्मोनिक? बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, फंडामेंटल का जो मल्टीपल होता है ना, दैट इज हार्मोनिक। जैसे अगर V/2L इज फंडामेंटल तो ये 2V/2L है, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। तो ये कौन सा हार्मोनिक हुआ? दैट इज सेकेंड हार्मोनिक। ये फंडामेंटल का कितना टाइम्स है? दैट इज 3 टाइम्स। तो इसको मैं बोलूंगा दैट इज थर्ड हार्मोनिक। और ये फंडामेंटल का कितना टाइम्स है? nth टाइम्स है, तो दैट इज nth हार्मोनिक। दैट इज nth हार्मोनिक। क्लियर होगी बात यहां तक? तो ये तो हुआ हार्मोनिक। हार्मोनिक का मतलब बिल्कुल सिंपल है, फंडामेंटल का मल्टीपल। एंड व्हाट इज ओवरटोन? ओवरटोन को ऐसे ध्यान रखो, फंडामेंटल को हटा के नंबरिंग कर दो बस। तो फंडामेंटल को हटाया तो इसका पहला नंबर आया, दैट इज फर्स्ट ओवरटोन, दैट इज सेकेंड ओवरटोन। तो ये कौन सा होगा? दैट इज n-1th ओवरटोन। तो अगर मैं बात कर रहा हूं सेकेंड हार्मोनिक का मतलब होगा फर्स्ट ओवरटोन। थर्ड हार्मोनिक का मतलब होगा सेकेंड ओवरटोन। और nth हार्मोनिक का मतलब होगा n-1th ओवरटोन। क्लियर होगी बात? तो इसको फटाफट समराइज कर लेते हैं। ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब है बोथ हैंड ओपन। अगर आप प्रेशर की टर्म में लिख रहे हो तो यहां पर नोड बनेंगे हमेशा, और अगर आप डिस्प्लेसमेंट की टर्म में लिख रहे हो तो एंड पॉइंट्स में हमेशा एंटी नोड बनेंगे। दूसरा पॉइंट, ओपन ऑर्गन पाइप में हमेशा कंप्लीट लूप बनेंगे। क्लियर है? फंडामेंटल है तो एक लूप बनेगा, नेक्स्ट हार्मोनिक में या बोल सकते हैं नेक्स्ट वाइब्रेशन में 2 लूप बनेंगे, 3 लूप बनेंगे। तो अगर टोटल n लूप बन रहे हैं, तो अगर टोटल n लूप बन रहे हैं तो हम बोल सकते हैं एक लूप का मतलब ये नोड और ये नोड, सेपरेशन λ/2। 2 कंसेक्यूटिव नोड के बीच की सेपरेशन λ/2 होती है। तो ये λ/2, 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 ऐसे कितने लूप है? n। तो टोटल लेंथ कितनी हुई? n λ/2, एंड दैट इज लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप, दैट इज l। यहां से लैम्डा आया 2L/n। लैम्डा आ गया तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली, दैट फ्रीक्वेंसी इज NV/2L। क्लियर होगी बात? अब यहां पर देखो मेरे पास फ्रीक्वेंसी आई NV/2L, वेयर n इज नंबर ऑफ लूप।
अगर एक लूप होता तो v/2l होती, दो लूप बनते तो 2v/2l होती, तीन लूप बनते तो 3v/2l होती, और n लूप बन रहे तो nv/2l है। v/2l इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी, v/2l इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और अगर v/2l मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तो दैट इज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। 2v/2l दैट इज अ मल्टीपल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, कितना मल्टीपल? सेकंड मल्टीपल, तो दैट इज सेकंड हार्मोनिक। ये थर्ड मल्टीपल दैट इज थर्ड हार्मोनिक, तो ये nth मल्टीपल, ये nth हार्मोनिक। क्लियर होगी बात यहां तक? अगर बात कर रहे हैं हम ओवरटोन की, तो ओवरटोन क्या होता है? इसमें ध्यान ऐसे भी रख सकते हो, हार्मोनिक से एक कम ओवरटोन हो जाएगा, यानी सेकंड हार्मोनिक का मतलब फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक का मतलब सेकंड ओवरटोन, टेंथ हार्मोनिक नाइन्थ ओवरटोन, तो nth हार्मोनिक n-1 ओवरटोन। क्लियर है? इसको यहां पे लिख देता हूं, दैट इज nth हार्मोनिक that is n-1th ओवरटोन। क्लियर होगी बात यहां तक? एक और चीज, अगर मैं बात करूं कि आपसे पूछे कि भाई फंडामेंटल कौन सा हार्मोनिक होता है, क्या फर्स्ट हार्मोनिक हुआ क्या? नहीं, फंडामेंटल इज फंडामेंटल, फर्स्ट हार्मोनिक कुछ भी नहीं है। स्टार्ट कहां से होगा? सेकंड हार्मोनिक से होगा। फंडामेंटल को छोड़ के हार्मोनिक स्टार्ट होता है, फंडामेंटल का मल्टीपल, तो सेकंड मल्टीपल सेकंड हार्मोनिक, थर्ड मल्टीपल थर्ड हार्मोनिक। क्लियर होगी बात यहां तक? एक और चीज, अगर मान लो मैं आपसे बोलता कि एयर कॉलम थर्ड हार्मोनिक में है, तो कितने लूप बनेंगे? 3 लूप बनेंगे। अगर 3 लूप बन रहे हैं तो कितने नोड बनेंगे और कितने एंटी नोड बनेंगे? देखो, अगर एक लूप बन रहा था तो प्रेशर के 2 नोड बन रहे थे और एक एंटी नोड बन रहा था। तो अगर एक लूप था तो 2 नोड थे। 2 लूप अगर बनेंगे तो, अगर मान लो 2 लूप बन रहे हैं, सपोज यहां पे मान लेते हैं ऐसे 2 लूप बन रहे हैं, तो कितने नोड बने? 1 2 3, और कितने एंटी नोड बने? 2 एंटी नोड बने। तो 2 लूप बन रहे हैं तो 3 नोड बन रहे हैं। जैसे यहां पे लूप देखो, 1 2 3 4 5 मैंने लूप बनाया, कितने नोड दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 नोड दिख रहे हैं। यानी मैं बोल सकता हूं अगर n कंप्लीट लूप है, इफ n कंप्लीट लूप, मैं प्रेशर की बात कर रहा हूं, तो देयर विल बी n+1 नोड ऑफ प्रेशर। क्लियर है? एंड n एंटी नोड। एंटी नोड उतने ही बनेंगे, जैसे एक लूप है तो एक एंटी नोड बना, 2 लूप बनाए यहां पर, 2 एंटी नोड बने। क्लियर होगी बात? तो अगर मैं प्रेशर की टर्म में बात कर रहा हूं, तो अगर n कंप्लीट लूप बन रहे हैं तो n+1 नोड होंगे। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक ऑर्गन पाइप में एयर कॉलम 20वें हार्मोनिक में वाइब्रेट कर, तो 20वां हार्मोनिक है, इसका मतलब कितने लूप बनेंगे? 20 ही लूप बनेंगे। क्लियर होगी बात? भाई देखो ना, सेकंड हार्मोनिक 2 लूप, थर्ड हार्मोनिक 3 लूप, nth हार्मोनिक n लूप। तो अगर 20th हार्मोनिक है तो 20 लूप बनेंगे। 20 लूप का मतलब कितने नोड? 21 नोड। कितने एंटी नोड? 20 नोड, सॉरी 20 एंटी नोड। क्लियर होगी बात यहां तक? तो बच्चों हमारा नेक्स्ट केस है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। जिस तरह से हम लोगों ने बात की ओपन ऑर्गन पाइप की, ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब होता है जिसके दोनों एंड ओपन होते हैं, और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब क्या है? जिसका वन एंड तो ओपन होगा और अदर एंड क्या होगा? क्लोज होगा। क्लियर है? तो अगर ये एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है ऑफ लेंथ L, तो ये वाला एंड मैंने मान लिया कि इसका कैसा एंड है? दैट इज अ क्लोज्ड एंड। और ये एंड इसका कैसा एंड है? दैट इज ओपन एंड। क्लियर होगी बात यहां तक? यहां पर मैंने एक ट्यूनिंग फोर्क ले ली, तो दिस इज ट्यूनिंग फोर्क, और हम क्या कर रहे हैं? इस ट्यूनिंग फोर्क से साउंड जनरेट कर रहे हैं नियर द ओपन एंड। तो वी आर प्रोड्यूसिंग
standing that we are producing longitudinal wave near open end. क्लियर है? तो हमने क्या किया, एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप लिया. क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब ये नहीं है कि दोनों साइड क्लोज्ड, वन एंड इज क्लोज्ड, वन इज ओपन. हमने एक ट्यूनिंग फॉर्क ली नियर द ओपन एंड. ट्यूनिंग फॉर्क क्या कर रहा है, दैट इज प्रोड्यूसिंग और जनरेटिंग द लॉन्गिट्यूडनल वेव. मान लो यहां से, इधर देखो एक बार, अगर मैं बात कर रहा हूं कि यहां से साउंड वेव जनरेट हो रही है, प्रेशर वेव बोल सकता हूं, तो यहां से साउंड वेव प्रोपोगेट करके आगे जा रही है. अगर ये क्लोज एंड है तो अब ये साउंड वेव इस क्लोज एंड से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी. तो यहां से रिफ्लेक्ट हुई, क्लियर है? तो दिस इज ए साउंड वेव. ये प्रोपोगेट करते कहां तक गई, क्लोज एंड तक. क्लोज एंड से ये क्या हुई, रिफ्लेक्ट. रिफ्लेक्ट होके ये वापस कहां तक पहुंचेगी, ओपन एंड तक. और अब ये दोबारा किससे रिफ्लेक्ट होगी, फ्रॉम द ओपन एंड. तो दिस रिफ्लेक्टेड पल्स प्रोपोगेट करके वापस आएगी और यहां से और साउंड वेव भी, हम बोल सकते हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी जनरेट हो रही है. तो अगेन यहां से इस ट्यूनिंग फोर्क से और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी जनरेट होंगी. तो दीज रिफ्लेक्टेड वेव एंड न्यू जनरेटेड साउंड वेव जब सुपर इंपोज होंगी तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, स्टैंडिंग वेव पैटर्न मिलेगा. बात आ रही है समझ में? दोबारा से बता देता हूं. दिस इज ए ट्यूनिंग फोर्क. ट्यूनिंग फोर्क से हम लॉन्गिट्यूडनल पल्स को जनरेट कर रहे हैं. यहां से साउंड वेव ट्रेवल होते हुए यहां तक गई, पहले किससे, क्लोज एंड से रिफ्लेक्ट हुई, फिर दोबारा ओपन एंड से रिफ्लेक्ट हुई. ये तो कंटिन्यूसली लॉन्गिट्यूडनल पल्स को जनरेट कर रहा होगा, तो इसने लॉन्गिट्यूडनल पल्स को जनरेट किया. तो दिस न्यू जनरेटेड लॉन्गिट्यूडनल पल्स एंड दिस रिफ्लेक्टेड पल्स जब सुपर इंपोज होंगे तो हमें फाइनली स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन मिल जाएगी. स्टैंडिंग वेव हम बोल सकते हैं कि इस सिलेंड्रिकल ट्यूब में या ऑर्गन पाइप में सेटअप हो जाएगी. क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं दिस रिफ्लेक्टेड पल्स, this reflected wave and new generated sound wave gets superimposed on each other and there will be a setup of स्टैंडिंग वेव. क्लियर होगी बात यहां तक? तो यहां से हमें पता चलेगा कि भाई किस तरह से ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव बनती है. अब बात कर रहे हैं कि कहां पर प्रेशर का नोड बनेगा, कहां पर प्रेशर का एंटी नोड बनेगा. तो वो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, मैं फिर भी लिख देता हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे. अगर क्लोज्ड एंड है, ध्यान रखना, क्लोज्ड एंड, क्लोज्ड एंड का मतलब वहां पे प्रेशर मैक्सिमम होगा तो प्रेशर का एंटी नोड बनेगा. और अगर ओपन एंड है, यहां पे प्रेशर मिनिमम होगा यानी प्रेशर का नोड बनेगा. क्लियर है? अब अगर हम बात कर रहे हैं इसमें स्टैंडिंग वेव की, तो यहां पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी से अगर हम ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट कराएं तो यहां पर डिफरेंट एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट हो सकती है. ओके, देयर कैन बी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी जिसे हम इस एयर कॉलम में सेटअप कर सकते हैं. तो हम जब यहां पर स्टैंडिंग वेव सेटअप करेंगे तो हमें डिस्क्रीट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेगा, यानी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज मिल सकती हैं. तो हम इसको बोल सकते हैं देयर कैन बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और दिस कैन बी द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. मतलब क्या है, अगर मैं स्टैंडिंग वेव इसमें सेटअप कर रहा हूं तो हो सकता है जो एयर कॉलम है वो लोएस्ट मोड में वाइब्रेट कर रहा होगा,
मींस मुझे मिनिमम नंबर ऑफ लूप मिलेंगे और फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम मिलेगी। लेकिन अगर ये लोएस्ट मोड में वाइब्रेट ना करके फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक यानी हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेगा तो नंबर ऑफ लूप भी चेंज हो जाएंगे एंड दैट फ्रीक्वेंसी विल बी ए मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी वो फंडामेंटल का मल्टीपल होगी, इसलिए मैं उसको क्या बोल रहा हूं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या है, डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये वाला एंड कैसा एंड था, दैट इज अ ओपन एंड, और ये एंड कैसा था, क्लोज एंड। तो अगर ये ओपन एंड है तो यहां पर प्रेशर क्या क्या बनेगा, दैट इज नोड, तो यहां पे प्रेशर का नोड बनेगा। अगर ये क्लोज एंड है तो यहां पे प्रेशर का क्या बनेगा, एंटी नोड। क्लियर है। तो अगर मैं यहां पर मिनिमम नंबर ऑफ लूप बनाना चाहता हूं तो नोड से एंटी नोड, नोड पे प्रेशर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम, प्रेशर विल बी मिनिमम, दैट विल बी 0, एंटी नोड पे प्रेशर मैक्सिमम, तो कितना लूप बना, मिनिमम आधा लूप। अगर मैं बोल रहा हूं कि नेक्स्ट मोड में अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो नेक्स्ट मोड में अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो इसका नेक्स्ट मोड क्या आएगा, क्योंकि ये ओपन एंड है यहां पर हमेशा नोड बनेगा, ये क्लोज एंड है यहां पर हमेशा एंटी नोड बनेगा, तो ये भी पॉसिबल है। ये लेंथ हो गई एल। भाई बिल्कुल सिंपल सा है ना, अगर लोएस्ट मोड में वाइब्रेट कर रहा है तो हाफ लूप बना, इसका नेक्स्ट मोड क्या होगा, 1.5 लूप, 1 कंप्लीट लूप एंड रिमेनिंग हाफ लूप। इसका नेक्स्ट मोड क्या होगा, 2.5, तो हम बोल सकते हैं लोएस्ट मोड में हाफ लूप बन रहा है, उससे नेक्स्ट मोड में 1.5 बन रहा है, उससे नेक्स्ट मोड में 2.5 बन रहा है, उससे नेक्स्ट में 3.5 बनेगा। तो अगर मैं जनरल लिखना चाहूं तो जनरल क्या होगा, अगर ये क्लोज एंड है तो क्लोज एंड पे हमेशा एंटी नोड आएगा प्रेशर का, ओपन एंड पे प्रेशर का नोड आएगा। तो ऑब्वियसली बात है, ये तो पक्का है कि कंप्लीट लूप तो कभी नहीं बनेंगे, मतलब ओवरऑल जो लूप आएंगे उसमें एक आधा लूप तो हमेशा रहेगा। तो मिनिमम हो सकता है कि सिर्फ आधा ही लूप बने, नेक्स्ट मोड में 1.5 बन गया। तो अगर मैं जनरल लिख रहा हूं तो मान लेते हैं यहां पर n तो कंप्लीट लूप हो गए, और एक आधा लूप हो गया। क्लियर है। ये नोड अगेन नोड, प्रेशर नोड, यहां पर भी नोड, ये भी नोड बन जाएगा, ये भी नोड बन जाएगा, और ये एंटी नोड हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर अगर n कंप्लीट लूप है एंड 1/2 लूप है। क्लियर है। टोटल लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप इज एल। तो मैं क्या जनरल इक्वेशन लिख सकता हूं क्या, दो नोड के बीच की सेपरेशन दैट इज लैम्डा बाय 2, 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 ऐसे कितने लूप हैं, टोटल नंबर ऑफ लूप है n, तो टोटल लेंथ कितनी हुई, दैट इज n लैम्डा बाय 2 प्लस, यानी हमने यहां से लेके यहां तक का तो काउंट कर लिया। अब बचा सिर्फ ये नोड और एंटी नोड, कंसेक्यूटिव नोड और एंटी नोड के बीच की सेपरेशन होती है लैम्डा बाय 4। तो दिस विल बी द कंप्लीट लेंथ ऑफ दिस ऑर्गन पाइप, इसको मैंने बोल दिया L के बराबर। क्लियर हुई बात यहां तक। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा आपके पास 2n + 1 लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू L। तो यहां से लैम्डा कितना आया, लैम्डा आया आपके पास 4L अपॉन 2n + 1। क्लियर हुआ। तो बिल्कुल सिंपल है, दो केस लिए हमने। पहला केस लिया था ओपन ऑर्गन पाइप, उसमें तो हमेशा कंप्लीट लूप बन रहे थे। देखो वो वाला केस बिल्कुल वैसा था जैसा वेव ऑन स्ट्रिंग में बोथ एंड फिक्स वाला केस था, कंप्लीट लूप बन रहे थे। लेकिन अगर एक एंड क्लोज है एक एंड ओपन है, दैट इज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लूप कभी कंप्लीट नहीं होंगे, हमेशा एक इनकम्प्लीट या आधा लूप आपको हमेशा मिलेगा।
इन द जनरल इक्वेशन हमने लैम्डा कैलकुलेट कर लिया, अब करना क्या है, लैम्डा आ गया तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा लगा देते हैं, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा इज 4l अपॉन 2n+1। यहां से मैं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकता हूं, तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, दैट फ्रीक्वेंसी विल बी, इसको इधर ले गए, दैट इज 2n+1 इंटू v divided by 4l, that is 2n+1 into v divided by 4l। क्लियर होगी बात यहां तक? तो यहां पर v की बात करें, v is the velocity of sound, f is frequency, l is length of the organ pipe। यहां से मेरे पास frequency of the sound आ जाएगा, that frequency will be 2n+1 into v divided by 4l। क्लियर हुआ यहां तक? ओके, तो फाइनली बेटा हमारा यहां तक रिजल्ट आ गया था कि f इज इक्वल टू दैट फ्रीक्वेंसी विल बी 2n+1 इंटू वी डिवाइडेड बाय 4l। तो मैंने यहां पे दोबारा से लिख दिया f इज इक्वल टू 2n+1 इंटू वी डिवाइडेड बाय 4l। मतलब सारा क्लियर है। v की बात करें तो v इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, f इज फ्रीक्वेंसी एंड l इज लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप। क्लियर है? अब यहां पर अगर मैं मिनिमम बात करता कि भाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करता, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए नंबर ऑफ लूप भी मिनिमम होने चाहिए। तो नंबर ऑफ लूप मिनिमम का मतलब सिर्फ कितना बनेगा, आधा लूप बनेगा। अगर आधा लूप बन रहा है तो n की वैल्यू मुझे कितनी रखनी पड़ेगी, यहां पर 0, क्योंकि n किसको डिनोट कर रहा है, n इज नंबर ऑफ कंप्लीट लूप। भाई अगर 1.5 लूप बन रहे हैं ना तो n1 आ रहा है, क्योंकि एक कंप्लीट लूप है और एक आधा लूप है। तो अगर मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, तो फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n को कितना पुट करना पड़ेगा, 0। और अगर मैं n को 0 पुट करूंगा तो यहां से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी v बाय 4l, दैट विल बी v बाय 4l। यहां से भी निकाल सकते हो, है ना, बहुत आसानी से। देखो यहां से भी दिखा देता हूं, l इज लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप, फंडामेंटल है, नोड और एंटी नोड के बीच की सेपरेशन कितनी होती है, लैम्डा बाय 4 होती है। तो बस बराबर कर दो। अगर मैं यहां से भी कैलकुलेट करता था तो भी आ जाता, लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू एल, लैम्डा इज इक्वल टू 4l, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो v इज इक्वल टू एफ, लैम्डा इज 4l, तो f इज इक्वल टू v बाय 4l। आ गया? तो बात बराबर है। तो मैं बोल सकता हूं भाई फंडामेंटल के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वो आ रही है v बाय 4l, और उसके लिए सिर्फ कितना लूप बनेगा, आधा लूप बनेगा। उसके लिए n को कितना पुट किया, 0। तो n कहां से वेरी करेगा, n विल बी वेरी फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। क्लियर है? अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं फ्रीक्वेंसी लिखता तो मैं सारी फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं। क्या क्या फ्रीक्वेंसी आती, 0 पुट करोगे तो फ्रीक्वेंसी आएगी v बाय 4l। अगर मैं पुट कर रहा हूं 1 तो फ्रीक्वेंसी आएगी 3v बाय 4l, फिर आएगी 5v बाय 4l एंड सो ऑन। लास्ट फ्रीक्वेंसी आएगी दैट इज 2n+1 v बाय 4l। दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, तो v बाय 4l इज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। 3v बाय 2l की बात करें तो मैं देखो यहां पर क्या बोल सकता हूं, दिस इज द फंडामेंटल, और ये जितनी भी फ्रीक्वेंसी है ना, दीज आर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? फंडामेंटल का मल्टीपल, तो ये फंडामेंटल है और ये सब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, जैसा कि मैंने पहले भी समझाया था, हम दो टर्म यूज करते हैं, एक होता है हार्मोनिक और एक होता है ओवरटोन। व्हाट इज हार्मोनिक? हार्मोनिक इज ए मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल। जैसे ये फंडामेंटल का कितना मल्टीपल है, थर्ड, तो इसको मैं बोलूंगा दैट इज थर्ड हार्मोनिक।
दिस इज थर्ड हार्मोनिक। ये फंडामेंटल का कौन सा मल्टीपल है? दैट इज फिफ्थ। तो ये कौन सा हार्मोनिक है? दैट इज फिफ्थ हार्मोनिक। बता रही है समझ में? बिल्कुल सिंपल है। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि अगर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, अगर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, इस केस में पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट कि कभी भी कंप्लीट लूप नहीं बनेंगे, हमेशा आपको आधा लूप तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी या तो आधा मिलेगा, या 1.5 मिलेगा, या 2.5 मिलेगा, या 3.5 मिलेगा, या n कंप्लीट लूप और एक हाफ लूप मिलेगा। क्लियर है? इस केस में जो फंडामेंटल आता है दैट इज V/4 आता है। इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट हार्मोनिक मिलता है ना, वो थर्ड हार्मोनिक मिलता है, यानी सेकेंड हार्मोनिक मिलता ही नहीं है। थर्ड के बाद मुझे कौन सा हार्मोनिक मिला? दैट इज फिफ्थ हार्मोनिक, यानी फोर्थ हार्मोनिक आया ही नहीं। फिफ्थ के बाद आएगा सेवेंथ। यानी इन ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप देयर इवन हार्मोनिक्स आर मिसिंग। क्लियर है? तो कई बार क्या होता है, वो क्वेश्चन में आपको बताता ही नहीं है कि भाई क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है या ओपन ऑर्गन पाइप है। तो अगर वो ऐसे बोल देगा कि इवन हार्मोनिक आर मिसिंग, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि भाई वो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ही होगा। तो इस केस में मुझे फंडामेंटल के बाद सीधे थर्ड हार्मोनिक मिल रहा है, फिर फिफ्थ मिल रहा है, फिफ्थ के बाद सेवेंथ मिलेगा, नाइन्थ मिलेगा। अब बात करते हैं ओवरटोन की। ओवरटोन को क्या होता है? मैंने बताया था फंडामेंटल को छोड़ दो, उसके बाद नंबरिंग कर दो। तो फंडामेंटल के बाद अगली फ्रीक्वेंसी ये आई, तो दिस इज फर्स्ट ओवरटोन। उसके बाद ये आई फ्रीक्वेंसी, तो दैट इज सेकंड ओवरटोन। तो देखो, इसको ध्यान रखने का एक बढ़िया तरीका बताता हूं। ये फ्रीक्वेंसी में कितने लूप थे? ये कब आई? जब कितने लूप बन रहे थे? इसमें बन रहे थे 1 कंप्लीट लूप और एक हाफ लूप, यही था। इसमें कितने लूप बन रहे थे? इसमें बन रहे थे भाई 2 कंप्लीट लूप और एक हाफ लूप। ये बन रहा था। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि जितने कंप्लीट लूप होंगे उतना ही ओवरटोन होगा। यानी इस वाले केस में नंबर ऑफ कंप्लीट लूप नंबर ऑफ ओवरटोन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। बात आ रही है समझ में? और बढ़िया से समझते हैं। फंडामेंटल, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवेंथ हार्मोनिक, नाइन्थ हार्मोनिक, 11th हार्मोनिक, यानी इवन हार्मोनिक्स आर मिसिंग, पहला पॉइंट। दूसरा, थर्ड हार्मोनिक का मतलब फर्स्ट ओवरटोन है, फिफ्थ हार्मोनिक का मतलब सेकंड ओवरटोन है, क्योंकि ऐसे तो फिर भूल जाओगे। तो याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, जितने कंप्लीट लूप होंगे उतना ओवरटोन होगा। जितने कंप्लीट लूप होंगे उतना ओवरटोन होगा। तो अब हार्मोनिक को कैसे याद रखें? देखो, इसका भी बढ़िया सा मेथड है। इसमें टोटल कितने लूप थे? एक कंप्लीट लूप था, एक आधा लूप था, तो 1.5 लूप थे। डबल कर दो, वो हार्मोनिक आ जाएगा। डबल करो 1.5 का, थर्ड हार्मोनिक। इसमें टोटल कितने लूप थे? 2 कंप्लीट लूप थे, एक आधा लूप था, 2.5 लूप थे। डबल कर दो, कौन सा हार्मोनिक आ गया? फिफ्थ हार्मोनिक आ गया। क्लियर होगी बात? जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई 3.5 लूप बन रहा है, एक जनरल क्वेश्चन देता मैं आपको कि बोलता भाई अगर 3.5 लूप बन रहे हैं, बताओ कौन सा हार्मोनिक होगा और कौन सा ओवरटोन होगा। तो मैं एक लाइन में बोल देता, कितने कंप्लीट लूप है? 3 कंप्लीट लूप, यानी थर्ड ओवरटोन। क्लियर है? और टोटल लूप कितने हैं? 3.5, डबल कर दो, कितना है? 7, तो सेवेंथ हार्मोनिक। तो एक छोटा सा एग्जांपल था, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसके रिगार्डिंग। तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। अब दोबारा से इस चीज को समझते हैं। तो दिस इज फंडामेंटल, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवेंथ हार्मोनिक। तो अगर मैं आपसे पूछता बताओ भाई ये कौन सा हार्मोनिक है, तो आप क्या बोलते कि सर ये V/4L का 2n+1 मल्टीपल है। जितना फंडामेंटल का मल्टीपल होता है उतना ही हार्मोनिक होता है। तो दिस इज 2n+1 हार्मोनिक। दिस इज 2n+1 हार्मोनिक। और कौन सा ओवरटोन होगा? इसमें नंबर ऑफ कंप्लीट लूप कितने थे? n थे, तो दिस इज nth ओवरटोन। बात आई समझ में यहां तक?
अब एक काम करते हैं, क्योंकि हमने दोनों पढ़ लिया, हमने क्लोज एंड भी पढ़ लिया, हमने ओपन एंड भी पढ़ लिया, अब एक बार इसको कंप्लीट समराइज कर लेते हैं जिससे हम इजीली इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें और इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकें।